जी, अब हमारे पास सपोज़ एक पेशेंट आ गया, उसकी ना हम लोगों ने पेशेंट है उसका फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो मैनेज करना है, क्या करेंगे यार? सबसे पहले आपको पता है कि आप लोग एटीएलएस प्रोटोकॉल फ़ॉलो करोगे, ब्लीडिंग वगैरह को रोकोगे, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन ये सब कुछ चेक करोगे, पेशेंट को पेन फ्री करोगे, एंटीबायोटिक्स, टेटनस अगर जो फ्रैक्चर ओपन है तो। फिर हमारे पास कुछ बेसिक अब हमने फ्रैक्चर को मैनेज करना है, तो उसके लिए आपके वैसे किसी पास का तो आपको आइडिया नहीं हो रहा कि फ्रैक्चर है कि नहीं, उसके लिए आप एक्स-रे वगैरह करवा लेते हो। तो उससे आपको आइडिया होगा कि भाई फ्रैक्चर है। अब हमने करनी है इसकी 3 बेसिक मैनेजमेंट है फ्रैक्चर की, रिडक्शन, स्टेबलाइज़ेशन और फिक्सेशन और रिहैबिलिटेशन। ये तो ख़ैर बाद की बात है, अभी 2 मेजर काम है हमारे, रिडक्शन करना और स्टेबलाइज़ेशन और फिक्सेशन करना। सही है? एक ये बात बहुत अहम पॉइंट यहाँ लिखता है, वो कहता है कि जब भी आप पेशेंट आए ना आपके पास, तो आपने न्यूरोमस्कुलर बंडल ज़रूर चेक करना है उसका, डिस्टल टू द फ्रैक्चर साइट। उससे आपको पता चलेगा कि लाइक लेट्स सपोज़ एक बंदा है, उसकी टाँग का फ्रैक्चर है, उसकी ना फीमर का फ्रैक्चर है। तो मैं उसकी ना उसे जब उसकी लेट्स सपोज़ टिबिया फ्रैक्चर है, तो उसमें मैं कहूँगा कि अपनी उँगलियों को हिलाओ, अपनी टोज़ को हिलाओ। अगर वो अपनी टोज़ को मूव कर पा रहा है ना, इसका मतलब है कि उसका जो नर्व सप्लाई है वो ठीक है। और साथ ही साथ मैं उसकी डोर्सल पेडिस आर्टरी चेक करूँगा। अगर वहाँ पल्सेस आ रही हैं, इसका मतलब है कि वो की वेस्कुलर सप्लाई भी ठीक है। अब मुझे इतना मसला नहीं है, अब मैं उसको जिस हिसाब से मैंने रिडक्शन करनी सब कुछ करके मैनेज कर लूँगा, ठीक है? और इवन कि मैं जब वो प्लास्टर अप्लाई कर दूँगा ना, उसके बाद भी मैं यही चीज़ें चेक करूँगा। ये देखने के लिए कि आया कि जो मैंने प्लास्टर अप्लाई किया वो इतना टाइटली तो नहीं अप्लाई कर दिया कि वीनस सप्लाई हार्ट हो गई हो। तो ख़ैर ये इस चीज़ का अपने बड़ा ख़्याल रखना होता है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना, तो जो अगले वाला पार्ट है वो गैंग्रीनस हो जाएगा। और लेट्स सपोज़ मैंने पेशेंट आया और मैंने चीज़ें चेक किए बगैर, उसको बस रिडक्शन की और उसको जो भी मैंने कास्टिंग वगैरह करनी थी मैंने उसको करके भेज दिया या एडमिट कर लिया, तो वो आगे सप्लाई नहीं हो रही ब्लड की। तो क्या होगा कि ये हिस्सा कुछ हिस्से में गैंग्रीन पेन वगैरह होगी, गैंग्रीनस हो जाएगा, तो टाँग काटनी भी पड़ेगी। समझ आ रही है? तो ये चीज़ पता करना बड़ा ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपने उसको कंज़र्वेटिवली मैनेज करना है या फ़ौरन ऑपरेशन की तरफ लेके जाना है। ख़ैर अब रिडक्शन आ गई, रिडक्शन मैं समझा चुका हूँ कि हम लोगों ने बस उसको ना 2 पॉइंट्स हैं उनको रीअलाइन करना है। अब उसके कुछ तरीके हैं, एक है क्लोज़, एक है ओपन। क्लोज़ रिडक्शन ये है कि भाई आपने बस बाहर से मरोड़-मरोड़ के सेट कर दिया उसे। और ओपन ये है कि आपने उसको ऑपरेशन किया, ओपन किया और उसको डायरेक्ट वीएन के अंदर उसे आपने किया, रिड्यूस किया। ओपन रिडक्शन के कुछ इंडिकेशंस हैं कि अव्वल तो पहले से ही फ्रैक्चर ओपन हो कि स्किन टेयर हुई पड़ी है और आपने खुली तो पड़ी है, तो आप उसको देख के कर लो। सेकंड ये है कि क्लोज रिडक्शन की थी लेकिन वो फेल हो गई है। तीसरी ये है कि इंट्रा-आर्टिकुलर जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है और उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट भी है। अब ये बड़ा मसले वाली बात है, क्योंकि जब आप उसको सही से नहीं करोगे ना, तो जॉइंट ठीक नहीं जुड़ेगा। तो जॉइंट ठीक नहीं जुड़ा तो वो मोबिलिटी उसकी बड़ी हार्ड हो जाएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो इसका ज़रा ख़्याल रखना पड़ता है। ग्रॉसली अनस्टेबल फ्रैक्चर है कि मतलब देखने में लाइक आप कह लो कि लाइक कम्युनिटी फ्रैक्चर है, ये कंपाउंड फ्रैक्चर है कि मल्टीपल जगह पे फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो आप उसको क्या ही कैसे उसको रिड्यूस करोगे ना, इतने पीसेज़ हैं। तो इसलिए फिर वाई रिडक्शन नीडेड क्यों ज़रूरी होती है? यार रिडक्शन में आपको पता है कि लेट्स सपोज़ ये 2 पार्ट्स हैं बोन के, जिसका फ्रैक्चर हुआ है, तो यहाँ भी मसल अटैच है, कोई मसल यहाँ अटैच है, तो उस एक वो उसको खींच लेते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देना मसल। एज़ अ रिज़ल्ट अब उसको खींचेगा तो ये बोन इस तरफ हो जाएगी और ये रिअलाइन नहीं रहेगी। तो रिअलाइन नहीं रहेगी, अगर ऐसे जुड़ गई तो आपकी टाँग छुट्टी हो जाएगी और दूसरा फंक्शनल भी हाल्ट होगा। तो एज़ अ रिज़ल्ट आपको रिडक्शन करना बड़ा ज़रूरी है। ये सारी बात उसने तकरीबन यहाँ लिखी हुई है। अपने पास आ गया स्टेबलाइज़ेशन एंड फिक्सेशन। यार स्टेबलाइज़ेशन और फिक्सेशन ये वैसे अलग-अलग अलग चीज़ें हैं। स्टेबलाइज़ेशन ये है कि सिंपली बस आपने रिड्यूस करने के बाद उसको स्टेबलाइज़ कर दिया। उसके कुछ तरीके हैं हमारे पास, जिस तरह के मतलब स्टेबलाइज़ करने के ही सारे ये तरीके हैं। ठीक है ना? इसमें फिक्सेशन भी है। पहले आ गया स्प्लिंट एंड कास्ट। कास्ट आपको मैंने समझा दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसको प्लास्टर करते होते हैं, ठीक है? ये ना पट्टियाँ सी आती है, जिस तरह आप पट्टियाँ आती हैं और आप उसको ना गीली करके ऊपर ऐसे लपेट देते हो, तो उससे ना वो फिर बाद में सख्त हो जाती है और प्लास्टर हो जाता है। जबकि जो स्प्लिंट है ना, स्प्लिंट सिंपली आपको बताया था कि आप कोई लकड़ी वगैरह कोई मजबूत चीज़ रख के और ऊपर बस पट्टी लपेट देते हो। अब इसका क्या फ़ायदा और उसका क्या फ़ायदा? देखो भाई, जो है ना कास्ट, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा आप कह लो अच्छी स्ट्रेंथ और अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो स्प्लिंट है ना, इसका ये फ़ायदा है कि ये आपको थोड़ा एक्सपेंशन का एरिया दे देता है।
मतलब कि लेट्स सपोज एक बंदा है, वो उसकी ना अभी उसका फ्रैक्चर हुआ है, अभी अर्ली इनिशियली वो प्रेजेंट किया है, और अभी आपको पता है कि अभी इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी, है ना? तो ऐसे केस में अगर आप सपोज कास्टिंग कर देते हो ना, तो कास्टिंग में प्लस्तर प्लस्तर कर देते हो तो उसमें जगह नहीं होती एक्सपैंड करने की, इन्फ्लेमेशन के लिए जगह नहीं बचेगी, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। वही अगर आप सप्लीमेंट कर देते हो तो ये थोड़ा सा एक्सपेंडेबल होता है, आपको इन्फ्लेमेशन को ये थोड़ा सा अकोमोडेट करेगा, सही है। और एक दफ़ा इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाती है, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद आप प्लास्टर कर सकते हो। तो हमें समझ ये आई कि इनिशियल स्टेजेस में हम सप्लीमेंट के साथ जा सकते हैं, और अगर इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं, और अगर नहीं आपको लगता तो फिर आप कास्टिंग के साथ भी जा सकते हो, या लेटर आप कास्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, सही है। आगे चलिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस यही है कि देखो, आपने कोई जख्म नहीं बनाया, आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया, आपने जख्म नहीं बनाया, सस्ता था, एडजस्टेबल था, कोई इम्प्लांट नहीं आपने लगाया। इम्प्लांट्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे आगे इंटरनल फिक्सेशन में। तो आपने उसको प्लांट्स नहीं लगाए हुए थे कि आपको उसको निकालने पड़े। इसी तरह आपने फ्रैक्चर साइट को नहीं छेड़ा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस यही है कि आपको लिमिटेड एक्सेस थी, सॉफ्ट टिश्यूज का आप नहीं देख पाए। पेशेंट के लिए कम्बरसम है, आपने इतना भारी प्लास्टर उसके साथ अटैच कर दिया है। इसी तरह वो उसके फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा। पुअर मैकेनिकल स्टेबिलिटी है, उसकी इतनी नहीं मूवमेंट होगी। प्लास्टर डिजीज ये होता है कि जो भी मतलब प्लास्टर के साथ रिलेटेड हो ना डिजीजेस, जिस तरह के आप कह लो कि मसल वेस्टिंग हो जाती है, या फिर वीकनेस हो जाती है, तो वो सारी प्लास्टर डिजीज के अंदर काउंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ट्रैक्शन। ट्रैक्शन आप होता है उस पर खिंचाव डालना, जिससे हमने डिस्ट्रैक्शन पढ़ा था ना, डिस्ट्रैक्शन शुरू में, कि एक जॉइंट है, उसके दो बोन्स को थोड़ा सा खींच के सेपरेट करना। हाँ, तो इसी तरह ट्रैक्शन ये होता है कि आपने ना खिंचाव डालना होता है, ताकि जो अलाइन की हुई बोन्स है ना, वो रिड्यूस ही रहे, वो अलाइंड ही रहे। इसको समझने के लिए पहले आप तस्वीरें देख लो। इसमें 2 तरह की आती है हमारे पास, एक होती है स्किन ट्रैक्शन और एक होती है स्केलेटन ट्रैक्शन। देखो, ये स्किन ट्रैक्शन है, इसमें क्या किया कि आपने ये बोन टूटी हुई थी, अब आपको पता है ये मसल्स खींच रहे हैं और ये लिम्ब छोटी हुई है, आपने इसको खींच के ना रीअलाइन करना है। उसका तरीका, उसको कहते हैं ट्रैक्शन। उसके लिए आपका एक तरीका है कि आप स्किन के थ्रू करो। आप स्किन पे कोई एडहेसिव्स वगैरह, कोई बैंडेजेस वगैरह लगा के टाइटली उसे करके और उसको पुली साथ चिपका दोगे, ये होगी स्किन ट्रैक्शन। एक है स्केलेटल ट्रैक्शन, कि जो नॉर्मल बोन थी डिस्टल टू द फ्रैक्चर, वहां आप एक पिन पास करोगे, ठीक है, तो उस पिन के थ्रू आप ट्रैक्शन अप्लाई करोगे। अब दोनों के कुछ फायदे नुकसान है, वो हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, ट्रैक्शन में समझ आ गया, दो टाइप हैं, स्किन है और स्केलेटन है। और एडवांटेजेस देखी जाए तो एडवांटेजेस में ये है कि आपने ना ज़ोन ऑफ इंजरी को नहीं छेड़ा, है ना? आपने आगे ही डील किया है। दूसरा ये है कि फ्रैक्चर साइट से इंटरफेयर नहीं किया, चीप मटेरियल है, एडजस्टेबल है, वज़न को कम-ज़्यादा कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस ये है कि पेशेंट आपका बेड रिडन, मतलब वो मूवमेंट नहीं इतनी कर सकता ना, और एक्सपेंसिव भी है हॉस्पिटल टाइम के अंदर। स्किन प्रेशर कॉम्प्लिकेशंस, अब जो आप स्किन ट्रैक्शन करते हो ना, स्किन ट्रैक्शन की लाने की वजह एक ये भी है कि जो स्किन ट्रैक्शन है, एक उसको मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल है, और अगर आपने अच्छे से मेंटेन करना, बड़ी टाइट करके आपने बाँध दी है पट्टी वगैरह, तो वो फिर मसले काज़ कर सकती है, प्रेशर अल्सर्स भी काज़ कर सकती है, उसके अलावा थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस वगैरह भी हो सकती हैं, तो वो ज़रा सही नहीं है। और अगर आप पिन लगाते हो, तो पिन में ये नुकसान आ रहा था कि अब पिन साइट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो दोनों के अपने नुकसानात और फ़ायदे हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, तो अब हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन आ गई। भाई देखो, इसमें आपने ना कोई किसी किस्म की सिंथेटिक इम्प्लांट्स वगैरह यूज़ करके ना उसको अपनी जगह पे फिक्स करना है, उस टुकड़ों को। पहले आए थे इंटरनल फिक्सेशन, इसमें हम लोग जिस तरह ये देखो, इंटरनली कोई ना चीज़ वगैरह, पिन, ब्लेड्स वगैरह, कोई पेच वगैरह कस-पुस के उसको सेट करते हैं अपनी जगह पे। और वो बॉडी के अंदर, क्योंकि हम बोन के अंदर साथ लगा रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं इंटरनल फिक्सेशन। और एक होती है एक्सटर्नल फिक्सेशन, उसमें आपको मैं दिखाऊँगा, उसका मेजर फ्रेमवर्क बाहर पड़ा होता है। खैर, अभी आगे इंटरनल फिक्सेशन, इसमें सिंथेटिक इम्प्लांट्स करने होते हैं। इसकी इंडिकेशन क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फ्रैक्चर है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, लेट्स सपोज कि ओस्टियोपोरोसिस हुई हुई है और ओल्ड एज वुमन है, और उसमें आपको पता है कि यार हीलिंग इतनी होनी होनी कोई नहीं है। ये तो आप बेहतर है कि उसको ना किसी अच्छी चीज़ से जोड़-जूड़ दो, या फिर कुछ ऐसा करो कि मतलब लाइक काट के नया ही लगा दो, कुछ इस तरह का आपको करना पड़ेगा। मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, उसको भी आप डेफिनिटली आप उसको कैसे रिड्यूस करोगे, है ना? आपको पहले उसको पेच पूछ से सब कुछ सेट करना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ इंटरनल फिक्सेशन क्या है कि 3 हमारे पास चीज़ें हैं, स्क्रूज़ हैं, के-वायर्स हैं और इंट्रामेडुलरी नेल्स हैं। स्क्रू और प्लेट्स तो सिंपल सी हैं, ये आप देख के तस्वीर में समझ जाओगे। एक तो वो स्क्रू आ गई, ये स्क्रू प्लेट्स आ गई, ठीक है? तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। एडवांटेजेस क्या हैं? या एडवांटेजेस ये है कि आप जब जहाँ आपको ज़रूरत हो रिडक्शन करने की ज़्यादा, वहाँ
कर सकते हो, अर्ली उस बंदे को मोबिलाइज कर सकते हो, चला सकते हो। और ये एब्सोल्यूट रिलेटिवली इमोबिलिटी यहाँ मुराद है बोन का, मतलब कि अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कम उधर मूवमेंट होती है। जो टूटे हुए हिस्से हैं ना, अपने अच्छे से पेज पुश कसे होते हैं तो कम, मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक तो आपका फ्रैक्चर साइड के साथ आप इंटरफेयर कर रहे हो, आप सॉफ्ट टिश्यू को डेफिनेटली काटोगे, डैमेज करोगे। उसके अलावा आप लोग इमीडिएटली लोड बेरिंग की तरफ नहीं जा सकते, फिर भी इसके बावजूद भी थोड़ा आपको होना टाइम देना होता है। इन्फेक्शन होने का रिस्क है, आपने अंदर जो फ्रेमवर्क डाला है उसका उसका इन्फेक्शन होने का रिस्क है, ठीक है। और बाद में आपको फिर प्लेटें रिमूव भी करनी पड़ेगी। अगला आ गया वायर्स। वायर्स अब के वायर्स आती हैं इसमें हमारे पास, ये स्टील की वायर्स होती हैं। पता है क्या सीन है कि समटाइम्स लेट्स सपोज एक छोटा बच्चा है और उसके ना फ्रैक्चर हो गया है, ये लेट्स सपोज ह्यूमरस है, और बच्चे का ना यहाँ फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ करके। और अगर मैं यहाँ करूँगा ना ज़्यादा डीलिंग, और ग्रोथ प्लेट साथ ही पड़ी है, तो उसमें ना ग्रोथ प्लेट के अंदर भी पेज जाएंगे और वो सब बड़ी डैमेज होगी। और तो उसके लिए एक बेहतर हल ये निकाला गया कि के वायर्स होती है। के वायर्स ऐसे लंबी लंबी ना तारे स्टील की वायर होती है, उसको ना आप इस तरह खींच लेते हो अंदर। लेट्स सपोज मैंने ये दो इस तरह लगा दी। इससे फायदा ये होता है कि जो अपने पास क्या कहते हैं उसे, ग्रोथ प्लेट है ना, वो बड़ी कम इफेक्ट होती है, मिनिमल इफेक्ट होती है। और भी जहाँ आपको मुनासिब लगता है आप वहाँ ये स्टील वायर्स को, के वायर्स को इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। तो स्टीरियो जो प्लेट्स अगर ज़्यादा डैमेज करती हो ग्रोथ प्लेट्स को, तो उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंट्रामेडुलरी नेल्स की बात की जाए तो यार, कभी सुना है कि रोड डलवाया है, टांग में रोड डलवाया है, तो ये वो रोड ही होता है। इसमें ये होता है कि लेट्स कि आपने इधर कहीं तस्वीर तो नहीं है इसकी, लेकिन इसमें ये होता है कि आप यहाँ से ना एक पूरा ऐसे अंदर रोड, एक कील सा होता है, नेल होता है, उसको खींच सकते हो, ठीक है। और अगर यहाँ फ्रैक्चर हुआ था तो वो इस तरह अटैच जुड़ जाता है। अब इसके फायदे नुकसान देखो, नेलिंग के क्या फायदे हैं। या देखो एडवांटेजेस तो ये हैं कि आप देखो एक तो पेरियोस्टियम का आपने बड़ा ही कम इन्वॉल्व किया है, जबकि आप ये देखो प्लेट और स्क्रूज के केस में आपने कितनी ज्यादा पेरियोस्टियम को डैमेज किया है, जबकि वहां आपने सिर्फ यहाँ सुराख किया और कील अंदर ठोक दिया। तो ये इसका फायदा है। और अर्ली वेट बेरिंग है, जल्दी आप उसको वजन मतलब चल फिर सकता है वो। मिनिमली इन्वेसिव है, थोड़ा सा आपने बस बोन को इन्वेजन की है, rather देन ये 6-7 पेज कसने के। और पेरियोस्टियम डैमेज कम है, और जरूरी भी नहीं होता कि आप निकलवाओ उसे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक तो फैट और चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क है डेफिनेटली। जब आप बोन मैरो के साथ आप मैरो के अंदर ठोक रहे हो ना, इंट्रामेडुलरी आप नेलिंग कर रहे हो ना, तो वो मैरो को टच कर रहे हो डिस्टर्ब, तो वहां से फैट एम्बुलेंस वगैरह हो सकता है। उसके अलावा इन्फेक्शन डिफिकल्ट टू ट्रीट। और जब कील भी इंट्रामेडुलरी पर है तो उसको फिर इन्फेक्शन भी उसका वहीं का होगा, उसको डील करना भी मुश्किल होगा। इसी तरह डिफिकल्ट टू रिमूव। लेट्स सपोज अगर ये है अपने पास जो ये कील है, लेट्स सपोज ये टूट जाता है, आप इस हिस्से को तो निकाल लोगे, ये जो अंदर गया हुआ है अगले वाला, इसको कैसे निकालोगे? सही है ना, तो उसको निकालना मुश्किल है अगर टूट जाए तो। अब हमारे पास है एक्सटर्नल फिक्सेटर्स। इसमें हमने देखा कि यार ये जो सारे ये जो इतनी अंतर हम लोग सारा वो रख देते हैं पेज वगैरह, उसके अलावा ये अच्छा एक और तरीका निकला कि फ्रेमवर्क सारा बाहर हो, अंदर सिर्फ ना कुछ वायर्स गई हों। देखो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बोन टूटी थी और ये एक बोन टूटी थी। एक तो तरीका ये हमने देखा ना कि मैं ऊपर इसके ऐसे रख के पेज कुछ कस दूं। एक तरीका ये, एक और तरीका ये मिला कि आप ना इसके अंदर बस इसके अंदर लाइक कुछ ना ऐसे वायर्स घुसा दो, दो दो लाइक दोनों के अंदर। और फिर दूसरा क्या करो कि बाहर फ्रेमवर्क सारा बाहर पड़ा हो, फ्रेमवर्क सारा बाहर पड़ा हो, यहाँ पेज कसने हो हम लोगों ने, प्लेटें कह लो कि बाहर पड़ी हुई हैं। और इसको ये एडजस्टेबल भी होती है, मतलब इनको करीब भी कर सकते हो और इसको दूर भी वो खोल भी सकते हो। ये एडजस्टेबल होता है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने इसको रिमूव करना हुआ, एक तो आप इसको वॉश करवा सकते हो, ठीक है? पेशेंट अपनी ना इस वुंड साइड को वॉश कर सकता है। सेकेंडली ये कि आप इसको ना रिमूव करना चाहो तो बड़ी आसानी से यहाँ से पेज खोले और ये पाइप ये जो अपने सुइयाँ डाली थी, जो भी डाले थे आपने, उनको ही बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालना आसान है। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। लेकिन नुकसानात ये है कि अब ये बहुत हैवी फ्रेमवर्क होता है, तो पेशेंट के लिए ज़्यादा कम्बरसम है। सही है। अ, अब इसको देख लेते हैं कि अपने पास इंडिकेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन की इंडिकेशंस क्या है। अम, बस इसको अब मतलब वही मिक्स मुक्स बातें ही हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। एडवांटेजेस क्या है कि आपने एक तो फ्रैक्चर साइड के साथ इंटरफेयर नहीं किया, है ना? हम लोग लाइक फ्रैक्चर साइड ये थी, मैंने कील यहाँ साइडों पे ठोकी है, इसके साथ मैंने इंटरफेयर नहीं किया, जबकि हम लोग वो दूसरे केस में इसके साथ इंटरफेयर कर रहे थे। सेकेंडली ये कि अलाइनमेंट एडजस्टेबल है ये,
सॉफ्ट टिश्यू की थोड़ी प्लास्टिक सर्जरी की जगह मिल जाती है। रैपिड स्टेबलाइज़ेशन फ्रैक्चर को मतलब जल्दी स्टेबलाइज़ कर सकते हो। हार्डवेयर को रिमूव करना आसान है। जबकि डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एक तो पिन साइड अब अपने 4 पिन घुसाई हुई हैं, उनका इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो तो वैसे किसी भी कंडीशन में हो सकता है। अगर आप इंटरनल फिक्सेशन कर रहे हो तब भी इन्फेक्शन तो हो सकता है। खैर, प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर के साथ इंटरफेयर कर सकता है। अच्छा, सॉफ्ट टिश्यू टेथरिंग और कम्बरसम फॉर द पेशेंट्स। तो ये सिंपल सी बात है। फिर कहते हैं कौन-कौन से ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जिस पे नो के ऑपरेशन ना करना बेहतर है और किन के लिए करना बेहतर है, तो इनके बस आपने नाम पढ़ लेने हैं। ये सिंपल सी बातें आइडिया हो जाएगा।